आज के संविधान के लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 है, नेक्स्ट चैप्टर, संविधान निर्माण के चरण। मतलब जब संविधान बना, इसके पहले हमने देखा कि जो लेक्चर में कि बैकग्राउंड क्या था संविधान के बारे बनाने के लिए। तो हमने उसमें 1909, 1900, 1935, 42, 47 से सब देखा। आज हम देखेंगे कि संविधान बनाने के लिए प्रारूप समिति से लेके जितनी भी समितियां बनी या वगैरह और भी जो भी हैं, एक संविधान स्टार्ट करने से पहले जो जो संविधान निर्माण के कुछ चरण थे, वो चरणों के बारे में हम क्वेश्चन आंसर 1 बाय 1 देखेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिन क्वेश्चन को हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसने नहीं लिया है। बाकी सब क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से संबंधित सभा के गठन में के बारे में सही है? राइट बताना है आपको। मतलब कि जब ये संविधान की सभा का गठन हुआ, उसके बारे में सही क्या है? तो देखिए, संविधान सभा का सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया, सही है। ठीक है, प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया, गलत किया गया था। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा वक्त की गई रायों के प्रभावित नहीं होती थी। नहीं, क्यों नहीं होती थी? प्रभावित होती थी। सो सेकंड थर्ड तो गलत है। फिर बाद में सामूहिक सहभागिता का भाग उत्पन्न कराने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। हमारा जब संविधान बन रहा था तो बहुत सारे सुझाव आम जनता से भी मांगे गए थे, लेकिन वो आम जनता मतलब जितनी पढ़ी लिखी सभा है, जिनको पता है, उन्हीं से मांगा गया था। ठीक है, तो यहां फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है, जब स्टेटमेंट बड़े बड़े हों तो आप उन्हें एक एक करके समझ के आंसर दें तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो फिर बाद में बहुत ही तकलीफ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों के संविधान सभा के सदस्य प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए? नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा निर्मित हुए? बिल्कुल नहीं। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्मित हुए? तो हमने जब पढ़ा कि जो इलेक्शन हुआ वो प्रांत के प्रतिनिधि प्रांत से ही मिल रहे हैं। जैसे आज के समय में देखें तो लोकसभा के जितने मेंबर बन रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? आसमान से तो आ नहीं रहे, वो एक एक राज्य से राज्य के अंदर से ही एक एक जगह से आ रहे हैं लोकसभा में। राज्यसभा से कहां से आ रहे हैं? राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो पूरे राज्य के कहीं से भी विधानसभा से उठा के वो आते हैं। ठीक है, तो वो सिस्टम जो शुरू हुआ था 1947 में, वही सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। बी.आर. आंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था। बी.आर. आंबेडकर जो उस समय में संविधान सभा के लिए पसंद किए गए थे, वो कहां से किए गए थे? तो आपके सामने पश्चिम बंगाल, मुंबई, तत्कालीन मध्य भारत और पंजाब। तो हमें इतना पता है कि बाबा साहेब आंबेडकर कहां से थे? बंबई से थे। तो आंसर सीधा लगा दीजिए, बंबई से। आईएएस में सवाल पूछा गया है, और ऐसा नहीं कहेंगे कि खाली आईएएस में पूछा, कई बार पूछा गया है, लेकिन जस्ट एक मेन टाइटल आपको आईएएस दिया गया है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। बंबई प्रेसिडेंसी संविधान सभा में कुल 21 लोग चुने गए थे, जिसमें डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, मीनू मसारी, बीबी खेर, वल्लभ भाई पटेल, के.एन. मुंशी, एन. निजलिप्पा आदि प्रमुख थे। संविधान सभा के लिए पहली बार भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन बंगाल से था, पहली बार। विभाजन के पश्चात पूर्व बंगाल पाकिस्तान का अंग बन गया। तत्पश्चात बंबई प्रेसिडेंट पूना सीट से डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर संविधान सभा में भेजा गया। तो पहले कहां से थे? बंगाल से। कभी कभी कुछ क्वेश्चन हम पढ़ने के टाइम में नहीं पढ़ पाते, लेकिन जब PYQ करते हैं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं। मुंबई से, पहले बंगाल से थे। इलेक्शन 2 पार्ट हुए, फिर ये बंबई से जीते। और बंबई से कहां से?
पुणे से। ये याद रखिएगा, पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकते हैं। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना? तो सिंपल, सबको पता है, संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। पहले अस्थायी सदस्य थे, फिर स्थायी बने। कौन है? राजेंद्र प्रसाद। देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। एक एक दिन का गैप रख के ये बैठक हुई है, 9, 11 और फिर 13। ये भी याद रखिए साथ में। 9 दिसंबर को हुई, इसके अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं H.C. मुखर्जी को क्रमशः संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुन लिया गया। तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी थे, ठीक है। सर B.N. राव को सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। तो मतलब कि इसके अंदर से जितने भी ये लाइन लिखी है बॉक्स के अंदर, ये किसी ना किसी पेपर में पूछा गया और एक साथ में 4 क्वेश्चन आपके अंदर इंक्लूडिंग हो गए। एक क्वेश्चन पूछा है लेकिन उसके साथ 4, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। पीवाईक्यू करने का मतलब यही होता है कि हमें एक क्वेश्चन का आंसर तो मिल रहा है, लेकिन साथ में उससे 3 से 4 क्वेश्चन और जो बन सकते हैं वो भी हमें मिल गया, इसीलिए पीवाईक्यू किया जाता है और ये जरूरी है। संविधान सभा का पहली सत्र कब हुआ था? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, पहला 9 दिसंबर, फिर 11 दिसंबर, फिर 13 दिसंबर, एक गैप छोड़ के। कब है? 1946 करो, 7 नहीं, ठीक है। देखो कई बार पूछा गया है, लास्ट में 2020 में बीपीएससी पूछा गया है, बिहार पीसीएस में, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। क्या है? भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। किन्होंने की थी? नाम पूछा गया है भाई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, हमने अभी देखा, यहां पे देखिए। ओके, नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। सवाल में थोड़ा चेंज है, उद्घाटन किसने किया, और इसमें पूछा है कि प्रथम दिन में अधिवेशन में अध्यक्षता किन्होंने की, तो उद्घाटन भी उन्होंने किया और अध्यक्षता भी उन्होंने ही की है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन संविधान सभा का सलाहकार था? तो सलाहकार कौन था? B.N. राव। याद रखिएगा, सलाहकार कौन थे? B.N. राव, जो CDS एग्जाम में 2020 में पूछा गया लास्ट में, और UPPCS लेक्चरर में एक बार 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ये सवाल पूछा गया कई बार, भारतीय संविधान सभा की कुल कितनी महिला सदस्य थी? संविधान सभा जो बनी थी पहली बार, उसमें कुल कितनी महिलाएं थी? जैसे अभी आपसे पूछ लिया जाता है कि इस बार जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ उसमें कुल कितनी महिलाएं चुनकर आई, ये पूछ लिया जाए। हमें बिहार इलेक्शन में विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ उसमें कुल कितनी महिलाएं इलेक्शन जीत के आई, आपको नंबर पूछ रहा है, नाम नहीं पूछ रहा है। तो सेम इसी में देखें आप, तो कितनी थी? 15। याद रखिएगा 15 महिलाएं थी, ठीक है। सबके नाम है 15 के। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया तो भाई कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, सीधा याद रखना है, वन लाइनर की तरह याद रखिए कि भारत की संविधान सभा का गठन किया गया किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन द्वारा ही के अंतर्गत ही किया गया है। नेक्स्ट, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? टीटी कृष्णमाचारी, वीटी कृष्णमाचारी, H.C. मुखर्जी और केन एथोनी, ठीक है। तो देखिए आंसर आएगा बी। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए। सच्चिदानंद सिन्हा के आग्रह पर फ्रैंक एंथोनी को प्रथम उपसभापति मनोनीत किया गया। फ्रैंक एंथोनी नाम याद रखिएगा।
जो 2020 में सवाल भी पूछ लिया गया है। अब आपके समय में सवाल ऐसे ऐसे पूछे जा रहे हैं कि आप सभी किताबों में कॉमन पढ़ लेंगे, लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती हैं कि जिनमें वो छपा है और आप बोलेंगे सर हमारे पास तो लक्ष्मीकांत की किताब है, उसमें छपा था, लेकिन कोई स्टूडेंट बोल रहा है सर मैंने ये किताब पढ़ी, उसमें तो कहीं देखने को ही नहीं मिल रहा है। तो अगर आप जब आंसर मांगेंगे आयोग से तो आपको प्रूफ देगा कि हमने इस किताब से ये सवाल लिया था। अब आपको वो किताब में देखेंगे तो मिल जाएगा, तो हमारे नंबर 1 गया। ठीक है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले 2 लोक सेवक निम्नलिखित में से कौन से? तो कौन थे? ठीक है, तो BN राव एक तो फिक्स थे और एक मुखर्जी थे, ना कि मुंशी। देखिए ऑप्शन भी ऐसे ही रखेंगे क्या मुखर्जी और मुंशी में कंफ्यूजन हो जाए। तो BN राव एक हैं और एक SN मुखर्जी थे, ये याद रखिए। नेक्स्ट, स्रोत कहां से कौन सा लिया गया? इतना तो कॉमन याद ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं, मतलब गलत कौन सा है? तो देखिए मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स USA से लिया गया, सही है। फिर बाद में राज्य के नीति निर्देश तत्व आयरलैंड से लिया गया, ये भी सही है। केंद्र एवं अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, नहीं। केंद्र की जो पावर है वो कहीं से ली नहीं गई है, वो बनाई गई है, पैदा की गई है कुछ सारी, तो यहां ऑस्ट्रेलिया नहीं आएगा। ठीक है, इमरजेंसी जर्मनी से ली गई है, ये कॉमन पता है, आर्टिकल 352, 356, 360। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की संघीय व्यवस्था किससे ली गई थी? तो भारतीय की संघीय व्यवस्था मतलब कि राज्य और केंद्र मिलकर जो काम कर रहे हैं वो कहां से ली गई है? वो ली गई स्विट्जरलैंड से। ठीक है, अरे सॉरी कनाडा से, कनाडा से, स्विट्जरलैंड नहीं। ठीक है, क्योंकि स्विट्जरलैंड तो कहीं स्विट्जरलैंड से कुछ लिया ही नहीं गया है, याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड से कुछ नहीं लिया गया है, वो गलती से बोल दिया गया। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है। समवर्ती सूची मतलब कि समवर्ती सूची क्या है कि राज्य और केंद्र मिलके कुछ कानून बनाएंगे। तो राज्य और केंद्र मिलके जब कुछ कानून बनाएंगे तो कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, जो लास्ट टाइम में पूछा गया था, UPPCS की एग्जाम में पूछा गया है, उसके बाद में कई बार पूछा गया, झारखंड में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के 17 हित मूल अधिकारों का अवधारणा किस देश की संविधान से ग्रहण किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट और अमेरिका से किया गया है। ठीक है, मतलब मूल अधिकारों की बात हो रही है। फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए गए हैं? आपके सामने मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, फ्रांस ब्रिटेन तो है ही नहीं, रूस है ही नहीं, कहां से लिया गया है? अमेरिका से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सुमिलित नहीं है, मतलब नहीं है, वो बताना है हमें। संरचना स्वरूप 1935 भारत सरकार अधिनियम के साथ में है। मौलिक अधिकार अमेरिका बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है, वहां के बारे में है। केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देश तत्व, राज्य के नीति निर्देश तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं, ना के ब्रिटिश संविधान से। ठीक है, आयरलैंड से लिया, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमिलित करना है ए का सामने की तरफ से। तो राज्य के नीति निर्देश तत्व कहां से लिए गए? आयरलैंड से। ए का 3 आएगा। फिर बोल रहा है मूल अधिकार, तो मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से लिया गया। तो ए का 3 और बी का 5, 3, 5, ये दोनों में से कोई आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और भारत राज्यों के संघ है, संघ के अधिक 3 का 1 आ गया, ऑप्शन नंबर 2
हो गया आंसर, कनाडा, कंप्लीट, डी। इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं यूपीएससी में। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया? आयरलैंड से। नेक्स्ट, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्न के उदाहरण से प्रभावित हुए हैं? तो आयरिश गणतंत्र, मतलब आयरिश गणतंत्र से। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल की व्यवस्था ली गई है, तो कहां से? राष्ट्रपति के इलेक्शन की बात हो रही है, उसका जो पद सिस्टम जो है वो आपको अमेरिका से कंपेयर कराएंगे, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल वो लिया गया है आयरलैंड से। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण करते हुए भारत के संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु पद्धति का निश्चित की थी? तो कहां से? ब्रिटेन से। हमारे यहाँ जो संसदीय व्यवस्था है, लोकसभा राज्यसभा जो संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है भाई? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, इमरजेंसी जर्मनी से लिया गया है, वित्त आयोग अमेरिका, नो, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से। फाइनेंस विभाग कोई विभाग कहीं से लिया नहीं गया है, विभाग तो बनाया गया है, तो यहां पे रॉन्ग है, सी। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया। उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया? तो यूएसए से। उद्देशिका मतलब प्रस्तावना की बात हो रही है, बराबर। कहां से लिया गया है? तो यूएसए से। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया। राज्यों का संघ मतलब भारत देश जो है पूरे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित बनों का बना हुआ एक संघ है। उसकी संकल्पना कहां से की गई? तो कल्पना की गई थी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम में आप वहां भी देखेंगे तो इसी के हिसाब से अमेरिका एक देश है, उसकी एक सिटीजनशिप होती है, लेकिन अमेरिका में जितने भी स्टेट हैं उनकी एक सिटीजनशिप होती है। वहां जो सिस्टम है वही सिस्टम लिया गया है, लेकिन यहां नागरिकता एक ही है भारत की, कोई राज्य वाली नहीं। अगर हर राज्य की अलग नागरिकता और भारत देश की अलग हो तब ये समझो कि पश्चिम बंगाल में तो सबसे ज्यादा बांग्लादेशी ही बैठे रहेंगे। भारत जितने भारतीय उनको बोलेंगे चलो बिहार में चला जा या और कहीं चला जा, वहीं की नागरिकता ले, भगा सकते हैं। इसीलिए अभी बहुत खराब पोजीशन चल रही है। संघ द्वारा राज्यों को निर्देश देने का प्रयत्न भारतीय संविधान के रचयिताओं के अभिग्रहण किया। कहां से किया? मतलब कि निर्देशन देना है तो लिया भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ठीक है, 1935 से संघ द्वारा राज्यों को निर्देश देने का प्रयत्न भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किया, जिसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों को निर्देश देने का प्रावधान किया है। उसमें बताया गया है कि एक गवर्नर और गवर्नर जनरल को अगर निर्देश देना है तो किस तरह दिया जाएगा। हम जैसे बताएं कि देश में अगर राष्ट्रपति कुछ ऑर्डर दे रहे हैं तो राज्य के राज्यपालों को ऑर्डर दे रहे हैं और हर राज्यपाल अपने राज्य में लागू कराएगा। वो ना कि आम जनता को, प्रधानमंत्री को बोल रहा है, वो सीधा राज्यपालों को बोल रहा है। सरकार तो अपना काम करेगी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन भारत में ब्रिटिश शासन की देन है? भारत में ब्रिटिश शासन की देन है तो देखिए, सचिवालय व्यवस्था, लोक सेवा आयोग, अंग्रेज थे तभी मिल गया था सचिवालय हमें मिल गया था।
लोक सेवा आयोग मतलब कि एग्जाम देने की यूपीएससी की प्रणाली भी उसी समय में शुरू हो गई थी। वित्त आयोग उस समय में फाइनेंस विभाग उन्होंने दिया था, उन्होंने एक विभाग बनाया था लेकिन उन्होंने दिया नहीं था। विधि का शासन मतलब कानून बना के उसके द्वारा राज्य या देश चलाना, ये भी अंग्रेजों के समय में आया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट, सुमिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। चलो, विधि के समक्ष समता इंग्लैंड, विधि का समान संरक्षण अमेरिका, विधि द्वारा इंग्लैंड और 2 एंड 1 ये रहा ऑप्शन नंबर। फिर बाद में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्य द्वारा अनुदान आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई है? ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई है तो सिंपल सी चीज है, कानून, विधि, न्यायपालिका नहीं, संसदीय व्यवस्था। शॉर्ट, जल्दी जल्दी कर लो। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें से आप तुरंत करो और फास्ट आगे बढ़ो तो समय बचेगा कुछ और सोचने के लिए। अन्य क्वेश्चन, हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखते हैं, न्यायिक पुनरावर्तन की देखते हैं कहां से? भारत और यूएसए दोनों से। भारत और यूएसए में अब मैं कोई डिसीजन हो गया, उसे वापस से रीचेंज करना है कोर्ट, न्यायालय द्वारा, तो भारत में और यूएसए में दोनों में एक बराबर है। किसी को फांसी की सजा हो गई और वो फांसी की सजा अगर उम्र कैद में चेंज करना है तो पुनरावलोकन वापस से हो सकता है। तो वो कहाँ पे? भारत में तो हो ही रहा है, भारत के साथ साथ में यूएसए में भी हो रहा है। यहाँ केवल भारत में नहीं है, भारत के साथ में यूएसए में है। ठीक है, अब इतनी छूट दी गई है तो थोड़ा। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब शुरू हुआ था? मतलब कि संविधान सभा जब बना तो 3rd नंबर की बात हो रही कि वाचन कब शुरू हुआ था। तो देखिए, 14 नवंबर 1949, 48, 25 नवंबर 1948 और 25 नवंबर 1949। आंसर आएगा 14 नवंबर 1949 को। क्या बोला गया है? डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर द्वारा संविधान सभा का अंतिम प्रारूप पेश करने के साथ ही 4 नवंबर 1948 में को प्रथम वाचन प्रारंभ हुआ था। वाचन मतलब प्रथम पढ़ना शुरू किया था। 9 नवंबर 1948 तक चला। संविधान का दूसरा चरण 15 नवंबर 1948 से प्रारंभ हुआ, 17 अक्टूबर तक चला। फिर तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर तक चला, और 26 नवंबर को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। हमें एक ही चीज सबको पता है कि 26 नवंबर को संविधान बनके तैयार हो गया, और उसमें से कुछ ऐसे आर्टिकल थे जो ऑटोमेटिक देश में लागू हो गए। लेकिन देश में संविधान कब से लागू हुआ? ये पास हुआ है 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, लेकिन इसके लिए 3 बार बैठक हुई है। 3 बार बैठक हुई है। पहली बार वो पढ़ा गया पूरा, फिर दोबारा दूसरी बार पढ़ा गया, फिर तीसरी बार पढ़ा गया, मतलब स्टेप बाय स्टेप। और फाइनली जब 26 तारीख आई तब वो ऑटोमेटिक देश में लागू नहीं हुआ, पारित हो गया है फाइनल, यस डन। और लागू करने की तारीख अलग है। और जिस दिन ये पारित हुआ है उसी दिन से बहुत सारे ऐसे आर्टिकल हैं जो भारत देश में लागू हो गए थे, डायरेक्ट इनडायरेक्टली लागू हो गए थे। ठीक है, याद रखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947। देखिए, सवाल सीधा सीधा पूछा रहा है कि एक संविधान देने का मतलब एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत को देना है,
वो कब पारित हुआ था? तो आप सीधा सीधा याद रखिए कि आजादी के समय में 1947 में ही ये हुआ है, तभी तो प्रारूप समिति बनी और 2 साल 11 महीना 18 दिन लगाए हैं। ठीक है, ये सिस्टम है। तो उसके बाद में आपको 1949 में 26 नवंबर को जो देखने को मिल रहा है, तो क्या याद रखेंगे आप? इसमें आंसर रखेंगे जनवरी 22, 1947 को। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? लास्ट बैठक कब हुई थी? तो देखिए, लास्ट बैठक की बात हो रही है किसकी? संविधान सभा की। देखिए, संविधान बनके रेडी हो गया, लागू होना है, पारित हो गया, लागू होना है, वो 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया। लेकिन संविधान सभा जो बनी थी, जिस उद्देश्य से बनी थी, उसका भी तो अंत होना चाहिए। तो उसके प्रथम बैठक तो हमने पता चल गया, लेकिन अंतिम बैठक कब हुई? तो अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को लास्ट बैठक थी, बीच में एक दिन का गैप है, और 26 जनवरी 1950 से देश में संविधान लागू हो गया है। ये याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए 2 साल 11 महीना 18 दिन उसे बनाने में भी लगा है, ठीक है, याद रखिएगा। और 24 जनवरी के अधिवेशन में शामिल करें तो संविधान सभा में कुल 24 तारीख को शामिल करें तो 12 अधिवेशन हुए थे। मतलब ये संविधान सभा जो बनी थी वो शुरू से लेके 2 साल 11 महीना 18 दिन के अंदर अंदर, ये 24 तारीख को भी अगर ऐड कर लिया जाए तो कुल 12 बैठकें हुई हैं। 12 बैठक में संविधान को प्रॉपर तरीके से रूप रंग दे के आपके सामने प्रेजेंट किया गया। कितनी बैठक थी? 12। एक कुछ सवाल ऐसे हैं कि जो शायद आप पढ़ने में ना आए हों, लेकिन हम जब पीवाईक्यू कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें हमें डायरेक्ट मिल जाएंगी। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो अभी थोड़ी देर पहले ही बोला, 2 साल 11 महीना 18 दिन, ठीक है। भारतीय संविधान बनाने हेतु संविधान सभा द्वारा कुल कितने अधिवेशन हुए? 12, ये भी है, ठीक है। एक बार कुछ डिटेल्स अगर हम पढ़ लिए, समझो यहीं पे पढ़ लिया तो याद रह गया, वो आगे चल के कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा ही। इनमें से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? प्रारूप समिति के सदस्य कुल 7 थे, फिर 2 चले गए और 2 नए आए। एस.जी. अयंगर सही है, के.एम. मुंशी ये भी सही है, बी.एन. राव नहीं थे। बी.एन. राव संविधान सभा समिति के सदस्य नहीं थे, ठीक है, स्टार्टिंग में थे। मोहम्मद सादुल्ला ये भी थे, ठीक है, ये आपके सामने है। देखिए, बी.आर. आम्बेडकर अध्यक्ष थे, उसके बाद में 7 लोग थे, और कुछ जैसे कि एन माधवराव के स्थान लिया, फिर बाद में टी.टी. कृष्णाचारी, तो डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद उन्होंने स्थान लिया। ऐसे 2 लोग थे। अगर 2 बोला जाए तो 7 थे प्रारूप में, 7 को छोड़ दीजिए, 2 और ऐड कर लिए, 9। 2 क्यों ऐड किया गया? क्योंकि 2 लोगों के हटने से बाद में 2 लोग जोड़े गए, तो कुल कितने थे? 7। संविधान की प्रारूप समिति के सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। मैंने अभी जो बताया, पूछा गया है कई बार, ठीक है, ये राजस्थान में भी पूछ लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो सदस्य कौन कौन थे? तो देखिए, एन गोपाल स्वामी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू तो थे ही नहीं। प्रारूप समिति की बात हो रही है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर थे, तो जवाहरलाल नेहरू जैसा का तो काम ही नहीं है। अब वो देश में एक लीडर की तरह काम कर रहे हैं, वो किसी के अंडर में तो काम नहीं करेंगे। फिर तो एक चले गए, बी नहीं आएगा। फिर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, जिनकी जगह दूसरा किसी ने लिया था, तो एक थर्ड ये आ गए। सरदार पटेल भी नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर ए और 3, फर्स्ट एंड थर्ड, ये रहा सी, ठीक है। 2014 में सवाल पूछा गया है। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? अब प्रारूप समिति का गठन की बात हो रही, तो आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि प्रारूप समिति का गठन 1947 में हुआ।
1947 में प्रारूप समिति का गठन हुआ, तब तो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगाए। तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को, 1947 को। अरे 29 अगस्त, सॉरी डेट में चेंज थोड़ा, 29 अगस्त। कौन सा नेता संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? कौन सा नेता संविधान के प्रारूप समिति का, तो यहां नाम देख लीजिए एक जल्दी जल्दी, जवाहरलाल नेहरू कहीं है ही नहीं, टिक करिए, आगे बढ़िए। इनमें से कौन भारत के संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो सदस्य नहीं थे बी आर आंबेडकर, मुंशी, अय्यर, गांधी नहीं थे। गांधी नाम का कोई है ही नहीं इंसान प्रारूप समिति में, ठीक है। भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष सबको पता है, बी आर आंबेडकर। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकों को मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्माण सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? निर्माण देने के लिए नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? सबको पता है, सरदार पटेल। किस चीज के लिए? देखिए, नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष। यहां प्रारूप समिति नहीं है, लेकिन नागरिकों के मूल अधिकारों की बात हो रही है। तो नागरिकों की मूल अधिकारों की अगर बात हो, तब याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी आपके सामने देखिए कि कौन सदस्य थे। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद थे, सदन समिति पट्टाभी सीतारमण थे, राज्यों से संबंधित समिति संघ कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तभी वो आपको देखने को मिलता है कि राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के जो थे वो भारत में आके मिल रहे, क्योंकि उस समय में मीडिएटर का काम, भारत से बातचीत करने का काम जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, इसलिए ऐसा हुआ था। नहीं तो आप आर्टिकल 370 बनता ही नहीं, ठीक है। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। जनजातीय एवं अल्पवर्जित, ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति एवं प्रांतीय संविधान समिति जो है उनकी प्रारूप समिति बी आर आंबेडकर। अल्पसंख्यकों की उप समिति एच सी मुखर्जी। मौलिक अधिकारों को उप समिति जे बी कृपलानी। और कार्य संचालन समिति के एम मुंशी थे। ये बॉक्स याद रखिएगा, क्योंकि बॉक्स में बहुत सारी चीजें आपको एक साथ में सवाल दे दी गई है। कौन संविधान ऐसे ही है, बहुत सारी चीजें याद रखनी होगी। कहां से सवाल पूछेंगे वो फिक्स नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहां से सवाल पूछे जाते हैं। करंट थोड़ा बेस ज्यादा होता है, करंट का भी ध्यान देना होता है। संविधान सभा के मूलाधिकार समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा के मूल अधिकार की बात हो रही है, अभी हमने देखा कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान सभा के मौलिक अधिकारों हेतु गठित सलाहकार समिति का निर्माण किसने? मौलिक अधिकार हेतु गठित सलाहकार समिति का निम्न में से कौन अध्यक्ष था? वल्लभ भाई पटेल। 2019 में सवाल पूछा गया है। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय समिति इसीलिए आपने अगर पढ़ा है तो जूनागढ़ को हैदराबाद को मिलाने में, उसमें साथ में आप जम्मू कश्मीर भी समझ लीजिए, उसको मिलाने में सबसे ज्यादा सरदार वल्लभ भाई पटेल का, मतलब पूरे देश को, राजा रजवाड़ा को, पूरे देश को मिला के एक देश बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें 552 के आसपास कुछ राजा रजवाड़े थे, उनको 3 को छोड़ के बाकी सब जुड़ गए। फिर उन 3 को जोड़ने के लिए भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही जो करना था वो किया है, ठीक है। उस समय में अगर सही भी देखा जाता तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री होते, लेकिन जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2008 में पूछा गया है। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो
जवाहरलाल नेहरू, क्या बोला गया, संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, संघ राज्य और केंद्र की बात हो रही, संघ की। आईएएस में पूछा गया था सवाल। हाँ, सूची 1 को सूची 2 से जोड़ना है। क्या है, संविधान सभा की समिति और उनके अध्यक्ष। तो देखो, मूल अधिकार, मूल अधिकार के कौन है फंडामेंटल राइट्स के, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि मूल अधिकार के जो अध्यक्ष हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। तो ए का फोर्थ देखना है मैं, ए बी, ए का फोर्थ, यही है ऑप्शन में, तभी देख लेते हैं। कार्य संचालन के एम मुंशी, संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू के पास है, और प्रारूप समिति अंबेडकर के पास है। सिंपल है, आप दो जो समझ में आ रहा है उसके हिसाब से जोड़ दीजिए। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने आ गया। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। झंडा समिति मतलब हमारा इंडियन फ्लैग, उसकी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस समिति द्वारा 22 जुलाई 1947 को भारतीय ध्वज को स्वीकार किया गया। तो एक दूसरा सवाल है कि भारत के झंडे को, इंडियन फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट, संविधान की प्रारूप समिति के समूलक संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। जवाहरलाल नेहरू ने। क्या बोले, संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, तो जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए, जब संविधान बना तो प्रस्तावना तो नॉर्मल थी ही, जब जनरली सब जगह होती है, लेकिन उसके लिए और एक्स्ट्रा जो सोचा गया वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, जिसे हम एडिशनल नाम दे सकते हैं उद्देशिका प्रस्ताव। ठीक है, यह लिखा है उद्देशिका प्रस्ताव समिति के प्रमुख पेश किया गया, जो 22 जनवरी 1947 में पारित हो गया। 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव रजू प्रेजेंट किया और जनवरी में पास हुआ। भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंध में से कौन सा 26 नवंबर 1949 में प्रभावी रूप हुआ था, मतलब ऑटोमेटिक उस समय में आ गया। तो निर्वाचन, मतलब कि 26 नवंबर 1949 में जब संविधान बनके पास हुआ है, लागू नहीं हुआ है, पास हुआ, तो क्या चीज है कि ऑटोमेटिक वो लागू हो गया देश में, तो निर्वाचन, इलेक्शन लागू हो गया। सिटीजनशिप, नागरिकता, ये भी लागू हो गया। 2 चीजें लागू हुई हैं, ये हम कह सकते हैं। आप इमरजेंसी और न्यायाधीशों की नियुक्ति वो उस समय नहीं थी, सब जब तक संविधान लागू नहीं होगा तब तक ये काम नहीं होगा। ये 2 चीजें याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आपको डिटेल्स दिया गया है। 26 जनवरी को पारित कर दिया गया और 26 नवंबर को संविधान द्वारा एक अधिकृत किए संविधान प्रस्तावना आर्टिकल 395 भाग 22 और 8 अनुसूचियां थी उस समय में। ठीक है, नागरिकता, निर्वाचन, तदर्थ सदन, अनुच्छेद ये 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 66 लागू हो गया। मतलब 26 नवंबर को जब संविधान पास हुआ तब इतने आर्टिकल ऑटोमेटिक लागू हो गए, उन्हें पारित करने के इंतजार नहीं करना पड़ा। और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। मतलब 26 जनवरी को 1950 को लागू हुआ, तो 26 जनवरी का दिन ही क्यों पसंद किया? 26 जनवरी का दिन इसलिए पसंद किया क्योंकि 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। मतलब कि अब हम पूर्ण स्वराज लेके रहेंगे, हमें टुकड़ों टुकड़े में नहीं चाहिए, हमें बीच में कोई नहीं चाहिए। अब स्वतंत्र भारत बनेगा,
वो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज के दिन मनाया गया था, इसलिए हमने 26 जनवरी का दिन पसंद किया है। ठीक है, ये याद रखिए। नेक्स्ट, 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू हुए? कौन से प्रावधान लागू हुए? नागरिकता और निर्वाचन मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर बात अस्थाई सदन है, मतलब संसद है, लेकिन अस्थाई, अभी इलेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए अस्थाई संसद कह सकते हैं। तो ये आ गया। मौलिक अधिकार जब तक देश में हो नहीं रहा तब तक तो होगा ही नहीं लागू। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 ये रहा, ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध तात्कालिक प्रभाव से अर्थात 26 नवंबर 1949 से प्रवृत्ति मतलब पारित हो गया, मतलब लागू हो गया? आईएएस में पूछा गया सवाल है। तो देखिए, सिटीजन इमरजेंसी नहीं है, निर्वाचन ये भी लागू हुआ, संघीय प्रणाली नहीं, अभी संघीय प्रणाली बनी नहीं है, ये समझ लीजिए। तो ये दो है, फर्स्ट एंड थर्ड, ये रहा फर्स्ट एंड थर्ड, डी। नेक्स्ट, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो सिंपल सी चीज है, 26 जनवरी। आपसे पूछा जाएगा कब पास हुआ, तो 26 नवंबर 1949 में, लेकिन पास हुआ है, ये याद रखना है। कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं कि हमें इजीली याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारत संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर नहीं है, 15 अगस्त नहीं है, 2 अक्टूबर 1949 सही है, और 15 नवंबर, जहां भी देखो आपको एक डेट दिखेगी, 26, 15, फिर 15, ज्यादातर 15 है, लेकिन ऑप्शन आएगा सी, 2 अक्टूबर 1949 को। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? क्या बोला गया? 26 नवंबर, भारत संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा ने ही 24 बैठक थी, आखिरी बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। कुल 12 बैठकें हुई थी, 24 तारीख को काउंट करें तो 12 बैठक हुई थी। ठीक है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, इसलिए। ठीक है, कांग्रेस इस तिथि को 1930 के हिसाब से बोल रही है। नेक्स्ट, और यहां कहीं भी अगर आपको कांग्रेस समझ में आया तो कांग्रेस मतलब आज की जो पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस है वो नहीं। ठीक है, उस समय में कोई पार्टी नहीं थी। भारत एक गणतंत्र राज्य है क्योंकि इसके राज्य अध्यक्ष निर्वाचित किए जाते हैं, सही बात है। कई राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का यूनियन है, गलत, दोनों नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आएगा, ए राज्य 70। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, आप देखें गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, धर्म के हिसाब से नहीं बांटे गए हैं। हमारे संविधान में वो दिखा गया कि हमने भाषा के आधार में राज्य बनाए, लेकिन धर्म के आधार पर नहीं बनाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? राज्य का अपना धर्म है? नहीं। राज्य का धर्म से कोई संबंध है? नहीं। राज्य अधर्मी है? कोई राज्य अधर्म भी होता है? नहीं। राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राज्य में सभी धर्म के लोग रहते हैं और उसके लिए वो हाँ भी बोल रहा है, परंतु उसका कोई धर्म नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं है।
भाषा जरूर होगी उस राज्य की, लेकिन अन्य चीजों की बात नहीं होगी। ठीक है, तो 73 में डी। नेक्स्ट, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, आप क्वेश्चन जब भी पढ़े ना, तो अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं लिख के आए तो उसे अंडरलाइन कर दीजिए, वो हाईलाइट होता रहेगा कि नहीं पूछा गया है। कभी कभी क्या होता है, इतने फास्ट आंसरिंग हम कर रहे होते हैं कि हमसे गलती हो जाती है। सही नहीं है, तो क्या सही नहीं है? समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द प्रारंभ में संविधान का अंश नहीं थे, सही बात है, नहीं थे, बाद में जोड़ा गया। उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है, सही है। उद्देशिका न्यायालय के प्रवर्तीय है, गलत। ठीक है, मतलब संविधान से लेना देना, उसका न्यायालय से प्रवर्तित नहीं, मतलब कि आप उसके लिए न्यायालय में केस करने जाएंगे, ऐसा कहीं नहीं, गलत। तो ऑप्शन नंबर सी आ गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट का सही उत्तर दीजिए। देखिए, आजकल पेपर में ना इस तरह का स्टाइल के हिसाब से पूछा जाता है, कथन और कारण। ये एक सवाल बन रहा है, ये उसका जवाब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दोनों सही है या दोनों गलत है, उस हिसाब से सोचेंगे। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सही है। भारत का अपना एक संविधान है, ये भी सही है, दोनों सही है। लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है इसलिए उसका संविधान है, ऐसा कहीं नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो देखो दोनों सही होने चाहिए। दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या दे रहा है, नहीं। दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं दे रहा है, क्यों? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सही है क्वेश्चन। भारत का खुद का संविधान है, ये भी सही है। लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसका मतलब ये नहीं है कि लोकतांत्रिक होने की वजह से ही संविधान बना है। तो ए आर की परफेक्ट आंसर है, ए का आंसर दे नहीं रहा इसलिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहां बी आएगा। कथन कारण वाले जब भी क्वेश्चन आते तो इसी तरह होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो भैया विचार करो। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, सही है। भारत का एक संप्रभु स्वतंत्र राज्य है, सही है। भारत लोकतांत्रिक समाज है, सही है। भारत में एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी सही है। चारों के चारों सही है भाई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। संसदात्मक सरकार, सही है। अध्यक्षतात्मक सरकार, गलत। स्वतंत्र न्यायपालिका, सही है। संघात्मक सरकार है, ये भी सही है। अध्यक्षतात्मक सरकार मतलब कि अध्यक्ष वाली सिस्टम यहां अपने यहां नहीं है कि बस एक ही, नहीं। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट नहीं है अपने यहाँ। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट देखना हो तो जाइए अमेरिका, पता चल जाएगा आपको। हमने अमेरिका से बहुत कुछ लिया है, सीखा है, लेकिन अमेरिका का पूरा पूरा कॉपी पेस्ट नहीं किया है। ये तो हमारे में और अमेरिका में कोई फर्क ही नहीं रह जाता। ठीक है, इंसानियत जैसा भी होना चाहिए। 50% टैरिफ घुसेड़ देना वो कोई इंसानियत नहीं है। ठीक है, फिर बाद में मुंह की खानी पड़ती है जो बेचारे भाई साहब खा रहे हैं। ठीक है, ओके। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए और सही उत्तर दीजिए। अच्छा हाँ, ये रहा सवाल। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया, सही है। भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लंबा है, सही है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका संविधान मॉडल से लिया गया, मतलब कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स वो अमेरिका से लिए गया, वो भी सही है। दोनों सही है, लेकिन हम संविधान लंबा हो गया है तो इसकी वजह से हुआ है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहां भी फिर से होएगा, दोनों सही हैं, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी। हमें इस तरह की जब भी स्टेटमेंट वाला है ना, तो याद रखना है, ए सवाल पूछ रहा है, बी भी जवाब दे रहा है,
अब ए के सवाल से बी का अगर मैचिंग हो गया तो सही है, बाकी दोनों अपनी जगह में तो सही है। ठीक है, ये थोड़े पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल, और इस तरह के सवाल जब भी पूछे जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या आंसर दें। लेकिन स्टेटमेंट और कथन और कारण खाली समझना है, और धीरे धीरे आजकल यही समझ में आ रहा है कि आपने सिंगल लाइन नहीं पढ़ा, लेकिन सही में उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ा है, तो ही आपको समझ में आ रहा है। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? क्या किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। सही है, भारत का जो संविधान है वो कठोर भी है और लचीला भी है। कठोर इसलिए बोलेंगे कि बहुत सारे ऐसे आर्टिकल हैं जिसको आप चेंज करना चाहें तो आराम से नहीं कर पाएंगे, ना कोई सरकार कर पाएगी। उसके लिए संसद में जाके लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मंजूरी मिलेगी, तब उसे आप लागू कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। कुछ लचीला है, मतलब कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जिसे हम चेंज कर सकते हैं, उसके लिए हमें संसद में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या संसद में भी पहुंच जाएगा तो वो इजीली पास हो जाता है। तो हमारा ये क्या है, भारतीय संविधान कठोर भी है और लचीला के मध्य में अच्छा संतुलित स्थापित करता है, ये कहा गया है केसी व्हीयर द्वारा। ठीक है, नाम याद रखें, नाम थोड़ा विचित्र है, तो व्हीयर द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है जिसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिसके लिए राष्ट्र हित की सर्वोपरि हो। ये किसने कहा? तो ये एक स्पीच में है, और ये स्पीच कहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये कहा था, ये याद रखिए। नेक्स्ट, भारत एवं अमेरिका के राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान है? ठीक है, शक्तियां केंद्र के पास है, अवस्थित शक्तियां राज्य के पास है, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। सब सही है, लेकिन देखिए यहां राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, हमें तो यही ऑप्शन नंबर 3 लग रहा है, तभी देख लेते हैं। ओनली थर्ड, फोर्थ, आगे देखते हैं। 2, 3, 4, 1, 2, 3, ए आंसर आ रहा है। ए आंसर में क्या दिया गया है भाई साहब? ओनली थर्ड सही है। क्यों? सारी शक्तियां केंद्र के पास है, राइट। राज्य की शक्तियां राज्य के पास है, ये भी राइट है। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो है, जो किसी के पास नहीं है। मैं आपको बता दूं, पॉकेट वीटो का मतलब कि कोई भी बिल पास होके आया दोनों सदन से, अब राष्ट्रपति को अगर उसे आंसर नहीं देना है तो उसे पॉकेट में रख लेंगे। पॉकेट मतलब अपने जेब में नहीं, लॉकर में, उसे बोलते हैं पॉकेट वीटो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें आएगा ए, मतलब ये थर्ड नंबर 85। नेक्स्ट देखते हैं 87, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, हाँ, लेकिन संप्रभुता की बात हो रही है। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है तो संप्रभुता होगी नहीं, इससे क्या लेना था? आजादी के बाद राष्ट्रमंडल का सदस्य बना है। ठीक है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, गलत, इससे कोई लेना देना ही नहीं है। कुट को आंसर दीजिए, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 1 एंड 2, इनमें से कोई नहीं है, फर्स्ट ए आएगा। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन संप्रभुता, हमारा खुद का राष्ट्र है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच तैयार किया गया संविधान के बारे में
हाँ सही है, 1946 से 1949 के बीच में ही तैयार किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करिए। संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तापित किया कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफेद और गहरे हरे रंग का शिक्षित तिरंगा हो, जिसके बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो? ये किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल? मतलब ये किसने कहा था कि हमारा ये इस तरह का हो? तो ये कहा गया था जवाहरलाल नेहरू ने ही संविधान सभा में प्रस्ताव पेश किया कि भारत का राष्ट्र ध्वज केसरी, सफेद और गहरे हरे रंग का 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टी वाला तिरंगा होगा और बीच में एक चक्र होगा। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, कौन सा एक देशी राज्य वर्ष 1946 में संविधान सभा के साथ सीधी बातचीत करना पसंद किया बजाय नरेंद्र मंडल के माध्यम से? तो उस समय में देखिए, बड़ौदा, जूनागढ़ तो था ही नहीं, भूल जाइए, त्रावणकोर, मैसूर। अब उस समय में डायरेक्ट अगर किसी ने बात की थी तो उस समय में बड़ौदा की बहुत बड़ी चर्चा थी, ठीक है। तो उस समय में जो मंडल था उससे ना बातचीत करके डायरेक्ट उन्होंने बात करना पसंद किया, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्टित हो रहा है, मतलब एंटर हो रहा है? बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंत विरोधों के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से दल का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्मात्री सभा में नहीं था? क्या बोला गया है? कौन से दल का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्मात्री सभा में नहीं था? लिबरल पार्टी, हिंदू महासभा, रिड्यूल कास्ट फेडरेशन और कम्युनिस्ट पार्टी। ये आपको तीनों देखने को मिलेंगी। बहुत सारी ऐसी पार्टियां थी जो सब जुड़ गए थे तब। एक्चुअल में ऐसा कुछ पार्टी जैसा कुछ था नहीं, लेकिन लिबरल पार्टी जो थी वो नहीं जुड़ी थी, ठीक है। ये याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है, हिंदुस्तान महासभा के श्याम प्रसाद मुखर्जी बंगाल से, ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसे। निम्नलिखित में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? तो मोहम्मद अली जिन्ना वो नहीं थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? संविधान सभा का गैर कांग्रेसी, तो गैर कांग्रेसी कौन था? सिंपल से एक ही व्यक्ति थे, बी आर अम्बेडकर, जो कांग्रेस में कभी सदस्य नहीं थे। पहले की बात कर रहा हूं, 1885 से बने तब से लेके कांग्रेस सदस्य में से नहीं थे वो। नेक्स्ट, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये शब्द किसने कहा था? तो ये शब्द ऑस्ट्रिन ने कहा था। क्या बोला गया था? कि संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। उस समय में कांग्रेस ही देखने को मिल रहा था और कांग्रेस के सिवाय कुछ नहीं, लेकिन वो कांग्रेस देश आजाद कराने के लिए इस उद्देश्य से बनी थी। इसलिए संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। किसने की थी? मौलाना आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से वयस्क मताधिकार का पक्ष अपने समर्थन व्यक्त किया, ठीक है। मतलब उस समय की बात हो रही है। नेक्स्ट,
तो आंसर क्या आएगा इसमें? आंसर आएगा मौलाना आजाद। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गलत कौन सा है बताना है। भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा, सही बात है। भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव भीमराव अंबेडकर द्वारा रखा गया। भाई अभी तो बता दिया कि जवाहरलाल नेहरू ने रखा, तो अंबेडकर चले गए, तो ऑप्शन नंबर बी आ गया, आंसर आ गया। 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? पूर्ण स्वराज दिवस। 30 जनवरी 1930 की बात हो रही है, सॉरी 26 जनवरी 1930 की बात हो रही है। तो 26 जनवरी 1930 को जो पूर्ण स्वराज का दर्जा लेने के लिए कहा गया, तो ऑप्शन नंबर इसमें आएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का प्रारूप जैसा विरचित किया गया है वह केवल देश का शासन के लिए तंत्र उपलब्ध कराता है, यह सत्ता में किसी विशेष दल को स्थापित करने की प्रयुक्ति नहीं है, जैसा कि कुछ देशों में किया गया है। सत्ता में कौन हो इससे जनता के विनिश्चय छोड़ दिया जाता है, जैसा कि होना ही चाहिए। यदि इस तंत्र को लोकतंत्र के परीक्षण पर खरा उतरता है, संविधान निर्माता सभा विचार विमर्श प्रयुक्त परीक्षण में क्या श्रेय किया गया है? मतलब ये जो चर्चा हुई, ये किसने कहा? इतना लंबा चौड़ा भाषण देखने को मिला है। अब आपने अगर डिटेल में ना पढ़ा हो तो आप इसको आंसर भी नहीं दे पाएंगे, जबकि ये कहा था बी आर आम्बेडकर ने। आप जब पढ़ेंगे डिटेल्स में बहुत गहराई से, तब जाके आपको कहीं ना कहीं इस तरह के आंसर मिलेंगे। बाकी छोटी छोटी पेपरों में तो इस तरह का नहीं पूछा जाता, लेकिन भाई पूछने वाले पूछ भी लेते हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से संविधान निर्माण में भारत का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान था? बहुसंख्यक शासन और अल्पसंख्यकों को अधिकार नहीं। सर्वसम्मति तथा समायोजन, सर्वसम्मति तो है, समायोजन देखना पड़ेगा। सामाजिक क्रांति और राजनीतिक, ये गलत है। असामयिक परिषद, ऑप्शन नंबर बी ही आएगा, सर्वसम्मति एवं समायोजन। अमेरिका इतिहासकार ग्रेविन ऑस्टिन के अनुसार भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वसम्मति समावेश को महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित विद्वान से किसने भारत के संविधान को सीवन रहित जाल के रूप में कहा गया था? अभी हमने जो नाम लिया ग्रेनविल ऑस्टिन, उन्होंने कहा था सीवन रहित जाल कहा गया इसको। नेक्स्ट, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से सर्वोच्च कौन है? सर्वोच्च कौन है? तो सर्वोच्च संविधान है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान से बड़ा नहीं है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही न्यायपालिका भी जुड़ी है। तो भारत में सबसे बड़ा कौन है? संविधान। संसद भी नहीं है, धर्म भी नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया गया? तो 26 नवंबर, कॉमन है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? 22 जुलाई। प्रारूप को स्वीकार किया गया, देखिए केसरिया, ये 3 रंग का जो आपको डिटेल से आगे पढ़े थे हम वो। भारत में राष्ट्रीय ध्वज के तिलियों की कुल संख्या कितनी है? 24 है भाई। 2011 में पूछा गया पीसीएस में, चक्र के अंदर की बात हो रही है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र प्रतीक है वो न्याय का प्रतीक है। जो राष्ट्रीय ध्वज चक्र का प्रतीक है वो न्याय का प्रतीक है, याद रखिएगा। कभी कभी ऐसे भी सवाल पूछ लेते हैं। 14 अगस्त 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया? देखिए 14 तारीख और 15 तारीख इसलिए कि भारत 12 बजे रात को आजादी मिली, मतलब दोनों अलग हुए। तो 12 बजे के पहले 14 तारीख थी, तो पाकिस्तान बोल रहा है हम 14 तारीख को आजाद हुए,
सेम टाइम में हम 15 तारीख इस्तेमाल कर रहे हैं, रात को 12 बजे बीच का टाइम है। तो एक देश बोल रहा है मैं 14 को आजाद हुआ हूं, एक देश बोल रहा है 15 को आजाद हुआ हूं। अब तो भाई वही जाने। ठीक है, हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन किसने गाया? तो MS सुब्बालक्ष्मी, MS सुब्बालक्ष्मी ने ये गाया था। और राष्ट्रीय गान जो है वो 52 सेकंड में गाया था। तो याद रखिएगा 52 सेकंड में गाने गाते हैं। देखिए संपूर्ण राष्ट्रगान कितने में गाते हैं? 52 सेकंड में। लेकिन अगर उसे शॉर्ट में गाना है जल्दी से तो 20 सेकंड, लॉन्ग में गाना है तो 52 सेकंड, शॉर्ट में गाना है तो 20 सेकंड। ये याद रखिएगा, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ सवाल हैं जिन्हें याद रखना है आपको। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा।